अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आज के हमारे जिन स्टोरीज़ के एपिसोड में हमारे पास कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली नाकाबिल फरामोश कहानियाँ हैं कि जिन्हें सुनकर शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। छः साल पहले की बात है, जब मैं और मेरी फैमिली एक पुराने तामीर हुए मकान में शिफ्ट हुए थे। घर के पुराने होने की वजह से किराया काफ़ी मुनासिब था। घर की हालत का बताऊं तो काफ़ी अरसा पहले तामीर होने के बायस कुछ अच्छी नहीं थी, मगर ये एक बड़ा घर था। घर की पिछली तरफ एक कुआं था और जानवरों को बांधने के लिए खूंटियाँ भी नस्ब थीं। इन चीज़ों को देखकर बआसानी पता लगाया जा सकता था कि ये एक पुराना घर है। हमारे घर के बिल्कुल साथ एक खाली प्लॉट था। प्लॉट की जगह एक मस्जिद के लिए वक्फ थी, मगर प्लॉट की कीमत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई थी। प्लॉट बिल्कुल खाली था और वहाँ सिवाय दरख्त और झाड़ पत्तियों के और कुछ नहीं था। प्लॉट और हमारे घर के दरमियान एक छोटी दीवार थी, जिसके उस तरफ प्लॉट और इस तरफ हमारे घर का एक छोटा लॉन था। घर में मूव करने के कुछ अरसे बाद ही ये वाक़यात पेश आए। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, जिसकी विंडो लॉन में खुलती है, और इस घर में ज़्यादातर कमरे ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। सिर्फ एक कमरा और एक स्टोर रूम ही फर्स्ट फ्लोर पर था। उन दिनों मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। मुझे रात देर तक पढ़ने की आदत थी। यूजुअली मैं रात को मैथ्स पढ़ना एंजॉय करता था। कानों में ईयरफोन्स और म्यूज़िक के साथ मैथ्स के सम्स सॉल्व करना मुझे कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स करने से अच्छा लगता था। मामूल के मुताबिक जब सॉन्ग स्विच हो रहा था तो उन 2-3 सेकंड्स में मुझे लगा जैसे बाहर लॉन में कोई भाग रहा है। मैंने म्यूज़िक बंद किया और गौर से सुनना चाहा, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। जब मैंने दोबारा सॉन्ग्स प्ले कर लिए, कुछ देर बाद खामोशी में मुझे वही आवाज़ आई, जैसे कोई तेज़ी से लॉन में यहाँ वहाँ भाग रहा है। मेरी विंडो क्योंकि लॉन साइड खुलती है, तो मैंने तसल्ली के लिए लॉन में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उस रात ये मेरे साथ 5-6 मरतबा हुआ, जैसे कोई चीज़ वहाँ मौजूद हो मगर दिखाई न दे। मैंने काम ख़त्म किया और सो गया। 2-3 दिन गुजर गए। उसके बाद भी एक रात स्टडी करते हुए मुझे किसी के छत से छलांग लगाने की आवाज़ आई। अब की बार मुझे ये खौफ था कि शायद कोई चोर हमारे घर घुस गया है। मैंने बाहर निकल कर आवाज़ लगाई कि वहाँ कौन है, तो कोई जवाब ना आया। बाहर जाकर देखने पर भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वापस कमरे में आ गया, मगर वो दीवारों पर चढ़ना और छलांग लगाने की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। इसके 2 हफ्तों बाद एक रोज़ रात को तकरीबन 1 बजे मेरी आँख खुल गई, तो मुझे लॉन से बिल्लियों के चलाने की आवाज़ आई और इसी के साथ ही हमारी मोटर का जो स्विच था, जो लॉन में ही लगा हुआ था, खुद ब खुद ऑन हो गया। मैंने नीचे जाकर देखा तो मोटर अपने आप चल रही थी, जबकि स्विच ऑन करने वाला यहाँ कोई भी नहीं। अगले दिन मैंने घर में हर किसी से पूछा कि किसी ने रात को मोटर तो नहीं चलाई। नॉर्मली हम मोटर सुबह या दिन में चलाते हैं। जब सब ने बताया कि हम सो चुके थे और भला रात के 1 बजे कोई मोटर क्यों ऑन करेगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन हो गया था कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। दरमियान में एक टाइम ऐसा आया कि जिसमें मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स के बाद एक BPO यानी बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहा था। ये एक नाइट जॉब थी और मेरी टाइमिंग भी शाम 7 से सुबह 4 तक थी। एक दिन हमारी शिफ्ट जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि सेल्स का टारगेट टीम ने अचीव कर लिया था, तो हमारे फ्लोर मैनेजर ने हमें जल्दी ऑफ दे दिया। करीब 1 बजे छुट्टी हुई। ये कंपनी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। मैं 15 मिनट में घर आ गया। मैं बहुत थका हुआ था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे लॉन से जुड़ी वो बातें याद आने लगी और मैं तेज़ी से मेन दरवाजे तक पहुंचकर नॉक करने लगा। 3 से 4 दफ़ा नॉक करने पर मेरे वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला। उन्हें बताया कि आज शिफ्ट जल्दी ओवर हो गई है, लिहाजा कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया और वॉशरूम से बाहर आया और सोने के लिए बेड पे जाने लगा, तो मुझे बाहर के दरवाजे पे किसी की दस्तक करने की आवाज़ आई, जो बहुत हल्की थी, लेकिन क्योंकि मेरी विंडो लॉन में खुलती थी तो मेरे कमरे तक आ रही थी। मैंने विंडो से देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर दरवाजे पे जिस तरह मैंने नॉक किया था, कोई नॉक कर रहा था।
मैं बहुत डर गया और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए सो गया। अगले रोज़ सुबह मैंने ये वाक़या अपने घर वालों को बताया तो अम्मी ने कहा कि नॉक की आवाज़ मेरे घर आने के बाद उन्होंने भी सुनी थी, मगर क्योंकि वो आधी नींद में थी तो समझ नहीं आया, मगर ये आवाज़ उन्होंने भी सुनी थी। प्लॉट मस्जिद के लिए वक्फ था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ हर हफ्ते करीबी मस्जिद से एक दो मौलाना साहब प्लॉट को विज़िट करते और प्लॉट में से कुछ कचरा वगैरह साफ़ करवाते और उन लोगों से कचरा ना फेंकने की अपील करते। हमने उन मौलाना साहब से ये बात की तो उन्होंने हमारी तमाम बातों की तस्दीक की कि इस प्लॉट में जिन्नात मौजूद हैं और रात को अक्सर यहाँ आते हैं। आपका घर और स्पेशली आपका लॉन बिल्कुल प्लॉट के साथ ही है, मगर ये जिन्नात नुकसान पहुँचाने वाले नहीं है। अगर आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे तो ये भी आपको परेशान नहीं करेंगे। मेरा नाम राबिया है और पेशावर की रिहायशी हूँ। जो वाक़या आपको बताना चाहती हूँ ये आज से काफ़ी साल पहले का है। 2001 में मेरी शादी हुई थी। शादी कुछ इन हालात में हुई कि हम शादी के कुछ साल सेलिब्रेट नहीं कर सके। शादी के 4 साल बाद हमें मौका मिला कि क्यों ना अब उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाए जो हम पहले नहीं कर सके। लिहाजा राबिया के शौहर ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर नॉर्थ साइड जाने का प्लान किया। ये कोई हनीमून नहीं था, बस घर से कुछ देर निकलकर वक्त गुजारने का बहाना था। जब सब कुछ प्लान हो गया तो मेरा काम था चीज़ें पैक करना। हमने 2 दिन में पैकिंग की और अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। राबिया के शौहर के यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जो उस वक्त शादीशुदा थे और सब इस ट्रिप में हमारे साथ थे। सब औरतें गाड़ी में पीछे बैठ गईं और मर्द सब आगे बैठे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था और क्योंकि हम बहुत सुबह घर से रवाना हुए लिहाजा सबने इरादा किया कि नाश्ता पॉइंट से पहले आंख लगा ली जाए। कुछ सफ़र भी गुजर जाएगा और कुछ थकावट भी उतर जाएगी। सब पुरसुकून होकर बैठ गए। जिसकी जहां टेक लग सकती थी लगाई और आंखें बंद कर ली। सफ़र में ज़्यादा नींद नहीं आती, इसलिए मैंने विंडो की तरफ मुँह किया और बाहर के नज़ारे देखने लगी। न जाने कब मेरी आंख लगी और मैं सो गई। खैर हमारा नाश्ता पॉइंट आया तो ड्राइवर ने राबिया के हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि साहब उठ जाएं, नाश्ता कर लें, मुझे भी चाय की तलब हो रही है। राबिया के शौहर का नाम मुनीब है। वो उठे और सबको जगाया। सबने नाश्ता एंजॉय किया। बाकी का सफ़र खूब बातें करते, गेम्स खेलते, गाने गाते हुए गुजर गया और पता भी नहीं चला कि कब हम मंजिल को पहुंच जाए। शाम के करीब 7 बज चुके थे। हमने हट्स बुक करवाए हुए थे। उस वक्त वो जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन की बेहतरीन जगह थी, इसलिए हमने बजाय किसी होटल में रहने के वहाँ रहना प्रेफर किया। खुला आसमान और सब दोस्त मौजूद थे। बहुत बेहतरीन वक्त गुजर रहा था। मुनीब के एक दोस्त ने हमें डम शेड्स खेलने का कहा। सब टीम में डिवाइड हो गए और खेलना शुरू किया। हम सब गाना गेस करके उसे उतनी ऊंची आवाज़ में गा रहे थे कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कोई और भी था जो हमारे साथ गुनगुना रहा था। जब हम थक गए और सब खामोश हो गए तो हमें किसी मर्द की आवाज़ में हल्की सी गुनगुनाने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी को समझ नहीं आया। मुनीब के एक दोस्त को ऐसे प्रैंक्स की आदत थी। सब ने उससे पूछा, लेकिन वो भी सहम गया कि आखिर किसकी आवाज़ है जो हमें मौजूद ही नहीं। माहौल काफ़ी डरावना हो गया था तो हम सब ने सोचा कि मज़ा ख़राब नहीं करना चाहिए। सब ने दोबारा गेम स्टार्ट की। अब की बार वो आवाज़ हमारे गाने से पहले ही गुनगुनाने लगी थी। इस टाइम सब के औसान खता हो गए। मुनीब और बाकी दोस्तों ने उठकर देखना चाहा कि भाई कौन है। हमें वहाँ अकेले नहीं बैठना था, लिहाजा हम भी साथ चल पड़े। कुछ ही कदम के फासले पर हमें एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। जब थोड़ा आगे बढ़े तो करीब 6-7 फीट लंबी औरत, जिसके बाल उसके चेहरे को छुपाए हुए हैं, ज़मीन से कुछ ऊपर खड़ी दिखाई दी। हमने गौर किया कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं है बल्कि हवा में है। हमारी चीखें निकल गईं और हट्स की तरफ भाग गए। वहाँ आकर सुकून का सांस लिया और दुआएं पढ़ी। मज़ीद जितने दिन वहाँ रुके हम रात को बाहर नहीं निकले। जब वापसी के लिए रवाना हो रहे थे तो देखा पास एक गांव है। वहाँ का खाना खाने के लिए गए तो वहाँ के मकीन बहुत हैरान
हुए कि आप सब उस जानिब से कैसे आए हैं। उनकी बात काफ़ी हैरत अंगेज़ थी। मुनीब ने पूछा कि ये कैसा सवाल है। वहाँ के मकीनों ने बताया कि उस पहाड़ी पर जिन्नात का बसेरा है, वहाँ जो भी जाता है कोई ना कोई नुकसान उठाकर वापस आता है। वहाँ के एक आदमी ने मज़ीद बताया कि मेरे बेटे को वहाँ गए कई साल हो गए हैं, आज तक वापस नहीं लौटा और बहुत ढूंढने पर भी वो आज तक लापता है। न जाने वो किस हाल में है और कहाँ है। सफ़र की शुरुआत जितनी जोश से हुई थी, वापसी उतनी खामोशी से। आज तक वो मंज़र याद करते हैं तो यकीन नहीं आता कि हम ऐसी जगह पर थे जहाँ ज़िंदगी और मौत का ख़तरा मंडराता है। ये वाक़या पिछले साल सर्दियों का है। वाक़या बयान करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक एथलेटिक क्लब का मेंबर हूँ। मुझे इस फील्ड में एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन मैं अपनी फ़िटनेस को कभी एज से आगे नहीं आने देता। आपको याद होगा पिछले साल सर्दियों में पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉग पड़ी थी। ये उन्हीं दिनों की बात है। मेरी रूटीन के मुताबिक मैंने उस रोज़ भी सुबह 4 बजे अपने दिन की शुरुआत की, गुस्ल किया, नमाज अदा की, कॉफ़ी पी और जिम के लिए करीब 6 बजे निकल गया। धुंध ज़्यादा होने की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हुए जिम तकरीबन 6:45 तक पहुंचा। जिम की टाइमिंग 8 बजे से रात 11 तक थी। मैं क्योंकि दिन की शुरुआत वर्कआउट से करना प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं पहले जिम जाता हूँ फिर कोई और काम। उस वक्त जिम में मेरे और गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। फ्रंट डेस्क से लेकर जेनिटोरियल कोई भी नहीं था। जिन ट्रेनर से मैं ट्रेनिंग लेता हूँ वो भी अभी तक जिम नहीं आए थे। खैर, मैंने मामूल के मुताबिक अपना वर्कआउट शुरू किया। ये उस रोज़ पहली दफ़ा हुआ था कि मुझे लगा जैसे ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये रूटीन मेरी कई साल पुरानी रूटीन थी, मगर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने वॉक कंटिन्यू रखी, लेकिन तबीयत में ख़राबी मज़ीद बढ़ती रही। मुझे शदीद ठंड में गर्मी लगी और पसीना ऐसा जो सिर्फ मामूली वॉक से नहीं आता। मुझे घबराहट और वहशत होने लगी तो मैं फ़ौरन शॉवर एरिया में गया। शदीद ठंड में मैंने ठंडे पानी से अपना सर धोया। सर जैसे ही सिंक से उठाया तो देखा कि शीशे में मेरे अलावा भी किसी का अक्स है। मैंने फ़ौरन पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से वहम हो रहा है। मैं शावर एरिया से बाहर आ गया और दोबारा ट्रेडमिल स्टार्ट की। अब की बार ट्रेडमिल की स्पीड खुद ब खुद तेज़ और कम होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और जानबूझकर मुझे थका रहा है। कंट्रोल बटन्स ने काम करना बंद कर दिया। मैं चलती हुई ट्रेडमिल से बहुत मुश्किल से उतरा और गिर गया। मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज वर्कआउट नहीं करूँगा, शायद बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने अपना जिम बैग पैक करना शुरू किया तो देखा ट्रेडमिल रुक गई है। खैर, मैंने बॉदर नहीं किया और सामान पैक करता रहा। कुछ ही सेकंड्स में सारी ट्रेडमिल्स और मल्टीपल मशीनरी खुद ब खुद ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। ये देखकर मेरे औसान कता हो गए। मुझे यकीन नहीं आया कि ये सब क्यों और कौन कर रहा है। मैं वहाँ से भाग गया और गार्ड को बताया कि ऊपर कुछ गड़बड़ है। गार्ड ऊपर गया तो ऊपर सब नॉर्मल था, मगर उसने बताया कि सर ये कंप्लेंट मुझे अक्सर सुबह आने वाले क्लाइंट से मिलती है। हमने हर तरह के इलेक्ट्रीशियन को दिखाया है मगर कोई फॉल्ट नहीं निकला। समझ से बाहर है कि आखिर सुबह के वक्त ही ऐसा क्यों होता है। उस दिन के बाद से मैं अकेला कभी जिम में नहीं गया। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।